Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Professor Munir going to deliver his first lecture about selection of modern essays. आपसे रिक्वेस्ट है कि you kindly open your book and try to listen my lesson carefully so that it can benefit you up to the maximum. मैंने स्टूडेंट से गुजारिश की थी कि मुझे अगर कुछ बता दें कि लेक्चर कैसा होना चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश होना चाहिए या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। तो सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट है जिसका मैसेज आया था कि सर बेहतर ये है कि आप उर्दू में ही इसको एक्सप्लेन करें। इस सिलसिला में एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड बड़ा गलत है कि हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन उर्दू में करते हैं, लेकिन जब हमारे एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो वी हैव टू कंपोज आंसर इन इंग्लिश। अब जब आपको आंसर इंग्लिश में कंपोज करना पड़ता है, इट इज़ रियली सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर दैट मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स कैन नॉट कंपोज इवन अ सिंगल पैराग्राफ ऑन देयर ओन पार्ट। वो तो सिर्फ क्रेमिंग करते हैं, रटते हैं चीज़ों को और उसी को जाके फिर वो प्रिंट कर देते हैं। यही वजह है कि अभी भी अब जबकि लोग साइंस में इतना आगे निकल चुके हैं तो हमारे यहाँ अभी भी लोग बेचारे इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि ये एक लैंग्वेज है और मैं समझता हूँ कि शायद जानबूझकर एक स्पेशल क्लास है जिसको प्रमोट किया जाता है और हम जैसे लोगों में से कोई अगर अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे आ जाए तो ठीक है, वरना हाई लेवल पे हम जैसे लोगों को डिग्रेड करने में हमारा एजुकेशन जैसा सेक्रेड अदारा भी पीछे नहीं है। यहाँ पर एलीट क्लास के लिए ही ख़ास स्कूल हैं, उनकी बिगिनिंग में बड़े अच्छे तरीके से ग्रूमिंग की जाती है, उनको ग्रामर सिखाई जाती है और इंटीग्रेटेड स्किल्स पढ़ाई जाती हैं, उनकी राइटिंग को बेहतर किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आमदारों में वही सदियों पुरानी सूरत हाल है, लकीर के फ़कीर हैं हम। एग्ज़ाम में कुछ और मांगा जाता है और पढ़ाया कुछ और जाता है। तो ये कुछ हक़ाइक़ हैं जिन्हें देखकर बड़ी तकलीफ़ होती है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी भी इस तरक्की के सफ़र में बहुत पीछे हैं। सो प्लीज़ लेट्स कम टू आवर लेसन विदाउट इंडल्जिंग इनटू अननेसेसरी टॉक। ये पहला ऐसे है जी, सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न एसेज का एडवाइस टू द यूथ। ये पिक्चर जो राइट कॉर्नर में आपको नज़र आ रही है मार्क ट्वेन की है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मार्क ट्वेन ऐसा बंदा है जिसने कोई फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की, जिस तरह हम मैट्रिक, एफए, बीए, मास्टर्स वगैरह करते हैं। ही डिडंट गेट एनी टाइप ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एट ऑल, सो ही कैन वेल बी कंपेयर्ड विद गालिब। गालिब को भी आप देख लें, उसकी बायोग्राफी पढ़ के देखें, उसने भी फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की। लेकिन इसके बावजूद जो जीनियस लोग होते हैं, they are not servant to formal education because their genius is like a natural fountain which springs itself out in a natural way। उनका जहन एक चश्मे की तरह होता है जिसमें से इमेजिनेशन फूट के खुद खुद बाहर आना शुरू कर देता है। जैसे वो कहते हैं ना कि मछली को कोई तैरना नहीं सिखा सकता क्योंकि फितरत उसको खुद खुद तैरना सिखा देती है। जैसे इकबाल का शेर है कि लाले की हिनाबंदी, वो एक फूल है, हम उसके रेडिश कलर को देखें तो फितरत खुद खुद करती है लाले की हिनाबंदी। तो ये ऐसे लोग जो हैं, ये जीनियस हैं, ये एजुकेशन के मोहताज नहीं होते। अब इसकी बैकग्राउंड के बाद इसके बारे में कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। इसने ज़्यादातर ह्यूमर के ऊपर लिखा है। ह्यूमर मजाक की एक किस्म है। पहले मैं सम टाइप्स ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन काइंडली कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट द काइंड्स विच आई हैव एक्सप्लेन हेयर आर नॉट द अल्टीमेट एंड। देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ ह्यूमर विच हैव नॉट बीन एक्सप्लेन्ड हेयर। मैंने सिर्फ यहाँ पे चंद ह्यूमर की इकसाम बयान किए हैं
तो इसको आप कहीं मुकम्मल ही चैप्टर ना समझ लेना, दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग। तो टाइप्स ऑफ ह्यूमर, मजाक की इकसाम है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरप्राइज, कंग्रुइटी, रिडिक्यूल। ये क्या है? अनएक्सपेक्टेड, स्ट्रेंज, ऑकवर्ड सिचुएशन। कहता है कि ये भी मजाक की एक किस्म है, इसमें कोई गैर मुतवक्को, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को, स्ट्रेंज अजीबोगरीब, ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो जाती है, उसके लिए ये ह्यूमर की टाइप है। फॉर एग्जांपल अ गोट ऑन अ बाइसिकल। आपने अक्सर देखा होगा कि कुर्बानी के दिनों के करीब व्हेन द मुस्लिम्स हैव टू सेक्रीफाइस गोट इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दे travel even with their bicycles having goat on the front। या आप देखते हैं कि कैमल इन रिक्शा, रिक्शे में किसी ने कैमल को बैठाया हुआ है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी सिचुएशन होती है जिसको देख के बंदे को खुद ब खुद हंसी आना शुरू हो जाती है। तो इसको हम सरप्राइज, कंग्रुइटी और रिडिक्यूल कहते हैं। सेकंड टाइप है जिसकी सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। सेल्फ डेप्रिकेटिंग का मतलब होता है कि अपनी कीमत खुद ही कम कर देना, अपने आप को दूसरों की नज़रों में गिरा देना। ये भी ह्यूमर की एक टाइप है। टू मेक अ फन ऑफ हिमसेल्फ, इसमें बंदा अपने आप का मजाक खुद ही उड़ाता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है मिस्टर बीन्स। आपने मिस्टर बीन्स की को डिफरेंट शॉर्ट क्लिप्स में देखा होगा कि जिस तरह वो ऑकवर्ड वे में बिहेव करता है, तो ये उससे उसकी सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर की बेहतरीन एग्जांपल है। थर्ड है जी सिचुएशनल ह्यूमर। सिचुएशनल ह्यूमर से मुराद है मजाक की ऐसी किस्म जिसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि बंदे को देखकर हंसी आना शुरू हो जाए। सिचुएशन विच मेक्स अस लाफ, ऐसी सूरत हाल जो हमें हंसने पर मजबूर कर दे। एग्जाम्पल जिसकी क्या है? स्पीकर एट अ स्टेज। आपने देखा होगा कि माशाल्लाह यहाँ ऐसे भी पॉलिटिकल लीडर गुजरे हैं जो याददाश्त के हवाला से माशाल्लाह बड़ी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जब वो कहीं स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोलना शुरू करते हैं तो दे फॉरगेट इन द मिडल ऑफ देयर स्पीच एंड देन दे ट्राई देयर बेस्ट टू टेक हेल्प फ्रॉम द ऑडियंस और देयर सपोर्टर्स। फिर वो अपने वहाँ खड़े लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं कि ये जुमला सर ज़रा मुकम्मल कर देना या ये शेर मुकम्मल कर देना। तो फिर साथ खड़े जो लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, वो उस जुमले की तकमील में उनकी मदद करते हैं और देखने वाला हंसता है। इसको कहते हैं सिचुएशनल ह्यूमर। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है एडजस्टिंग कैप ऑन अ स्टिक, कि कोई बंदा है वो किसी छड़ी के ऊपर अपना कैप रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छड़ी टेढ़ी है और बार बार कैप गिर जाता है और वहाँ लोग भी बैठे हुए हैं। अब देखने वाले उसे देखकर हंसेंगे कि कैसा बेवकूफ़ आदमी है, इसको पता भी है इट कैन नॉट बी एडजस्टेड ऑन अ स्टिक, स्टिल ही इज एंडेवरिंग हिज बेस्ट टू पुट हिज कैप ऑन अ स्टिक। फिर भी ये कोशिश किए जा रहा है कि मैंने इसी छड़ी के ऊपर ही कैप रखना है, जो मर्जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ ह्यूमर है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग, कि जो बंदा बात कहता है मीनिंग उसके उल्ट होते हैं, यानी कहता कुछ और है, मानी कुछ और होता है। हमारे लिटरेचर में एक फीमेल राइटर है जिसको जेन ऑस्टन कहा जाता है। जेन ऑस्टन के जितने भी नॉवेल्स हैं उनके अंदर वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ आयरनी, particularly with respect to the situation, with respect to character and with respect to many other happenings। ये इसमें आयरनी बेतहाशा है जेन ऑस्टन के अंदर। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? यू आर सो स्लिम, स्लिम का मतलब होता है कमज़ोर, और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने फैट लिखा हुआ है, यानी अगर आप किसी मोटे बंदे को देखते हैं और देख के कहते हैं कि भैया आप तो बड़े दुबले पतले हैं, तो अब देखें आप असल में कहना उसको ये चाहते हैं कि आप बड़े मोटे हैं। फॉर एग्जांपल कोई आप बंदा फुलिश देख लेते हैं एंड यू से दैट यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द मीटिंग सिटिंग हियर। आप कहते हैं कि यार बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं भाई आप, आपने तो इंतहा कर दी है। तो ये सारी चीज़ें आयरनी हैं। नेक्स्ट है ह्यूमरस सटायर। सटायर का मतलब होता है तंज करना,
मज़ाहिया तौर पे बाज़ औक़ात इंसान तंज़ करता है। सीरियस टोन फॉर रिडिकुलस सब्जेक्ट, यानी कोई बड़ा ही मुज़हिक्का खेज़ मौजू है। रिडिकुलस सब्जेक्ट, मुज़हिक्का खेज़ मौजू, और उस मुज़हिक्का खेज़ मौजू के ऊपर आप बड़ी सीरियस ज़बान इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विफ्ट एक बहुत बड़ा प्रोज राइटर है, लिटरेचर में उसका बड़ा नाम है। तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी हम आबादी को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में सजेशन देता है। ईट चिल्ड्रन फॉर हंगर एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, कहता है कि अपने बच्चे खाओ, इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी भूख मिटेगी और दूसरा आबादी भी कम होगी। अब देखें ये बड़ा सीरियस मौजू है, लेकिन इसके ऊपर वो मजाक उड़ा रहा है। इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप सड़क के किनारे किसी गधे को देखते हैं और आप बड़ा खुश होकर कहते हैं व्हाट अ पीस ऑफ एनिमल इज दिस, क्या खूबसूरत शाहकार है, हालांकि है वो गधा। ये नॉन सीरियस सब्जेक्ट है और इसके ऊपर आप बड़ी सीरियस लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं ह्यूमरस ट्राई। नेक्स्ट है आस्क योर सेल्फ वट टाइप ऑफ ह्यूमर दे क्रिएट। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें कि ये अफराद किस तरह की ह्यूमर क्रिएट करते हैं। खबरनाक में आफ्ताब इकबाल है, तो उसके अंदर देखें कि इसके प्रोग्राम्स में कैसी ह्यूमर है, यानी सरप्राइज है, सेल्फ डेप्रिकेटिंग है, सिचुएशनल ह्यूमर है, आयरनी है, ह्यूमरस ट्रायर है। इसी तरह सुहेल अहमद एक बहुत बड़ा फनकार है। He has given very excellent performance in many dramas. You can well judge what type of humor he is going to present to his audience to make them laugh. आप ये खुद अब अंदाज़ा करें कि सुहेल अहमद जो ह्यूमर पैदा करता है अपने ऑडियंस सामाइन को हंसाने के लिए किस किस्म की है। इसके बाद बब्बू बराल है, पाकिस्तानी ह्यूमरिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ठाकर है। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा हैं ह्यूमरिस्ट, and you can well judge them by their performance what type of humor they are going to present to the audience. आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी काइंड्स की ह्यूमर वो अपने ऑडियंस को प्रोवाइड करते हैं। मार्क ट्वेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये भी काइंडली आप नोट कर लें। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस, ये नाम है इसका पूरा, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस, 1835 to 1910। ये मार्क ट्वेन असल में इसका पेन नेम है, ठीक है। उसके बाद आया अमेरिकन ह्यूमरिस्ट, ये एक मज़ाहनगार है, रहने वाला अमेरिका का है। फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर फॉल्कनर इसके बारे में मार्क ट्वेन के बारे में कहता है कि ये अमेरिकन लिटरेचर का फादर है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी बाज़ हजरात दे आर फादर ऑफ चीटिंग के बाप हैं, दे आर फादर ऑफ लॉयर, दे आर फादर ऑफ प्लंडिंग एंड लूटिंग द पीपल। तो इसी तरह से ये लिटरेचर में फादर है। नॉवलिस्ट है, यानी इसने नावल भी लिखे हैं, ह्यूमरिस्ट है, मज़ाहनगार है, ट्रैवल राइटर है, और इसने सफ़रनामे भी लिखे हैं। एज अ बॉय नॉट एक्सपेक्टेड टू लिव, जब ये छोटा बच्चा था तो उम्मीद नहीं थी कि ज़िंदा रहेगा, क्योंकि इसकी सेहत बेतहाशा ख़राब थी। एजुकेशन वॉज लिमिटेड, इसकी एजुकेशन बड़ी महदूद सी है, ये मैंने पहले भी बताया। फेमस नावल, इसका फेमस नावल जो है एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन है, ये नाम है इसका। डाइड ऑफ हार्ट अटैक से ये बंदा मरा है। ही मे वेल बी कंपेयर्ड विद मुमताज़ मुफ्ती, आप इस शख्स को मुमताज़ मुफ्ती के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवाइस टू यूथ टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। अब काइंडली नो यू प्लीज ओपन योर बुक्स and look at this essay because this is the original text which I am going to explain. ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये मैंने नेट से ही डाउनलोड की है, क्योंकि मेरे पास तो बुक नहीं है, तो वहाँ से मैंने डाउनलोड करके इसको अपने हिसाब से अंडरलाइन किया है। ये एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बता दूँ
कि जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग इन अ सिंपल वे। सेकेंडली, मैं इसको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाऊँगा। इसका मतलब ये है कि आई वुड पॉइंट आउट सर्टन थिंग्स विच परटेन टू ग्रामर। ग्रामर के हवाले से भी हम इसी से सीखेंगे कि ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है। प्रोनाउंसिएशन भी हम इसी से ही सीखेंगे कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है। दो चीज़ें होगी। लिसनिंग आप ऑटोमेटिकली जब मुझे लिसन कर रहे हैं तो आपकी लिसनिंग भी डेवलप हो रही है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग, लिखा कैसे जाता है। तो ये चारों चीज़ें, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें इंटरवोवन होती हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो हक तो ये है कि जब किसी पीस ऑफ आर्ट को पढ़ाया जाए तो इन सारी चीज़ों को साथ साथ एक्सप्लेन किया जाए। मैं यहाँ पे चंद चीज़ों को पॉइंट आउट करता रहूँगा, लेकिन उसके बाद फिर जब ये ऐसे एंड हो जाएगा तो उसके एंड पे हम ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे, हम वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो आप काइंडली अपनी नोटबुक में साथ साथ चीज़ों को नोट करते जाएं। तो अब टेक्स्ट की तरफ हम आते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट है एडवाइस टू यूथ 1882 में इसने लिखी है बाय मार्क ट्वेन। द फॉलोइंग इज ए लेक्चर, ये एक लेक्चर है। मार्क ट्वेन अक्का सैमुअल क्लेमेंस डिलीवर्ड टू अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल। इसने ये नौजवानों का एक ग्रुप है, एक ग्रोह है जिसको ये लेक्चर दिया। डिलीवर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ तकसीम करना, लेकिन यहाँ पर डिलीवर्ड टू से मुराद है प्रेजेंटेड टू, यानी उसने ये लेक्चर पेश किया है। Though the original location, date and occasion for the lecture is now unknown. Though अगरचे द ओरिजिनल लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है जगह, मकाम, कि इस लेक्चर का असल मकाम, डेट, तारीख, एंड ओकेजन, और किस मौका पे, फॉर द लेक्चर इज़ नो अननोन, किसी को सही तरह इसका पता नहीं है कि किस तारीख को किस जगह पे हुआ। बस इसके बारे में अगर कोई बंदा कुछ कहेगा दैट वुड बी स्पेक्यूलेशन, वो ऐसे बस स्पेक्यूलेशन ही होगी, वो कंफर्म नहीं होगा। बीइंग टोल्ड आई वुड बी एक्सपेक्टेड टू टॉक हेयर, ये टेक्स्ट शुरू होगी। बीइंग टोल्ड आई वुड बी एक्सपेक्टेड टू टॉक हेयर, कहता है जी मुझे कहा गया है कि मैं यहाँ कुछ अर्ज करूँ। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है तवक्को रखना, मुझसे लोगों को तवक्को है कि मैं यहाँ कुछ अर्ज करूँ। आई इंक्वायर्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉक आई आट टू मेक। इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड का मतलब वैसे तो होता है तजस्सुस करना, कोई चीज़ ढूंढना, मंजरियाम पे ले आना। जैसे आई इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, कहता है कि मैंने मामले को खुर्च कर देखा है, ठीक है। आई इंक्वायर्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉक आई आट टू मेक, मैंने ये जानने की कोशिश की है कि मुझे किस किस्म की गुफ्तगू करनी चाहिए। ये मैंने ought to जो है ये इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हम बाद में समझेंगे, इसका यूजेज भी समझेंगे। ought to में और should में क्या फ़र्क है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ought to के बारे में यहाँ सिर्फ इतना सा अर्ज़ कर दूँ कि ये किसी बड़े ही नोबल कॉज या नोबल रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है, बाज़ औक़ात ऑब्लिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी है। तो हम वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नमाज पढ़ना, वी ought टू ऑफर प्रेयर्स। तो ought टू जो है ये ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रामेटिकली इसको नोट कर लें, ought टू ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, देखें यहाँ लिखा हुआ ought टू मेक, मेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आप इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे तो ये गलत होगा।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कन्वे कर दूं कि जहाँ पे भी आपको टू नज़र आएगा इसके बाद मोस्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी या फिर जेरंड यूज़ होगा। जेरंड किसे कहते हैं? इफ़ यू ऐड ing विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड जेरंड। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing लगा दें तो इसको जेरंड बोलते हैं। They said it should be something suitable to youth. They said कहता है उन्होंने कहा। अब किन्होंने कहा? दे जो है ये अननोन है, ठीक है। इसमें दे जो है ये अननोन लोग हैं, कुछ उन्होंने इसको कहा है। They said it should be something suitable to youth. जिन्होंने इसको बुलाया उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा लेक्चर दें suitable to youth जो नौजवानों के लिए बेहतर हो। समथिंग डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का मतलब होता है नसीहत आमोज। इंस्ट्रक्टिव, जिससे उनको सीधा रास्ता मिल सके। डिडैक्टिव हो और इंस्ट्रक्टिव हो। डिडैक्टिव नसीहत आमोज, इंस्ट्रक्टिव यानी दुरुस्त रास्ता दिखाने वाला हो, और समथिंग इन द नेचर ऑफ गुड एडवाइस, या यूं कह लें कि इन्हें कोई अच्छी सी नसीहत कर दें। वेरी वेल, अच्छा ठीक है। आई हैव अ फ्यू थिंग्स इन माई माइंड, मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं। विच आई हैव ऑफन लॉन्ग टू से फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यंग। विच आई हैव ऑफन लॉन्ग टू का मतलब होता है दरीना ख्वाहिश होना, ठीक है। लॉन्ग फर्स्ट फॉर्म है, लॉन्ग सेकंड है और फिर लॉन्ग दी थर्ड है। आई हैव ऑफन लॉन्ग टू से, ये मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश रही है कि मैं नौजवानों की तरबियत के लिए कुछ कहूँ। इंस्ट्रक्शन ऑफ यूथ, नौजवानों की तरबियत। फॉर इट इज़ इन वंस टेंडर अर्ली ईयर्स दैट सच थिंग्स विल बेस्ट टेक रूट। क्योंकि वो कहता है कि इंसान के इब्तदाई सालों में, टेंडर का मतलब वैसे होता है नरमो नाजुक, लेकिन यहाँ टेंडर अर्ली ईयर्स का मतलब होता है ज़िंदगी के इब्तदाई साल, बचपन या लड़कपन, इसको भी कह सकते हैं। सच थिंग्स विल बेस्ट टेक रूट, कहता है कि ये हदायत, ये नसीहतें अपने जड़ें पकड़ लेती हैं बचपन में। टेक रूट का मतलब होता है जड़ पकड़ लेना, मजबूत हो जाना। एंड बी मोस्ट एंड्योरिंग, और फिर जब ये नसीहतें जड़ पकड़ लें तो फिर ये देर पा होती हैं। एंड्योरिंग, देर पा। एंड मोस्ट वैल्यूएबल, और फिर फ़ायदेमंद भी होती हैं। फर्स्ट देन आई विल से टू यू माई यंग फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मेरे नौजवान दोस्तों आपसे कहता हूँ। एंड से इट बिसीचिंगली, अर्जेंटली। बिसीचिंगली का मतलब होता है मिन्नत समाजत करना। अर्जेंटली का मतलब होता है फौरी तौर पर। कहता है मैं फौरी तौर पर आपकी मिन्नत करता हूँ। बिसीचिंगली, हाथ जोड़ता हूँ। अर्जेंटली, बड़ी जल्द ज़रूरी कहता हूँ, ये एमरजेंसी है। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हमेशा पैरवी करो। व्हेन दे आर प्रेजेंट, जब वो आपके पास मौजूद हैं। अब ये देखें, इसको मैंने इसका लाइन का कलर भी चेंज किया हुआ है। अब देखें इसके अंदर बहुत बड़ी ह्यूमर है कि ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट, यानी जब वालिदैन आपके सामने मौजूद हों तो फिर उनकी पैरवी करो। इसका मतलब है कि जब वालिदैन मौजूद ना हों तो फिर उनकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। तो ये ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी इन द लॉन्ग रन, कहता है कि ये बेहतरीन तरीकाकार है। इन द लॉन्ग रन का मतलब था हतमी तौर पर। ये हतमी तौर पर एक बेहतरीन तरीका है। बिकॉज इफ़ यू डोंट, क्योंकि अगर आप उनकी पैरवी नहीं करेंगे या उनका हुक्म नहीं मानेंगे, दे विल मेक यू, तो वो तुम्हें हुक्म मानने पे मजबूर कर देंगे। मोस्ट पेरेंट्स थिंक, अक्सर वालिदैन की ये राय है, दे नो बेटर देन यू डू, कि वो आपसे बेहतर जानते हैं। अब बात भी सही है। आप देखें ना, अमली सिचुएशन में भी
when we are having any talk with our parents on any given topic, they try their best to show their superiority and their experience in a such way that we have to accept their advice. और वो फिर समझते हैं हम सीनियर हैं, हम आपसे बेहतर जानते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। तो वो मोस्ट पेरेंट्स थिंक दे नो बेटर देन यू डू। अक्सर वालिदैन समझते हैं कि वो आपसे बेहतर जानते हैं। एंड यू कैन जनरली मेक मोर बाय ह्यूमरिंग दैट सुपरस्टिशन। लेकिन कहता है कि आप उनकी इस ख्वाहिश का मजाक भी उड़ा सकते हैं। सुपरस्टिशन का मतलब वैसे होता है मफूकुल फितरत चीज़ जिसका हकीकत में कोई वजूद ही ना हो, यानी गोया के कहता है उसका ये सेटराइज कर रहा है कि असल में जो वो ये सोचते हैं ना कि वो आपसे बेहतर जानते हैं, इसका कोई वजूद ही नहीं। देन यू कैन बाय एक्टिंग ऑन योर ओन बेटर जजमेंट। कहता है कि आप खुद अपनी जजमेंट से इस नतीजा पर पहुंच सकते हैं कि जो सोच वो रखते हैं कि ज़रूरी नहीं वो दुरुस्त हो। To your superiors, if you have any, also to strangers. Be respectful. Be respectful का मतलब है कि भाई इज्जत और तकरीम करो। To your superiors, जो आपसे रुतबा में अफसल हैं, जो आपसे रुतबा में अफसल हैं, उनकी इज्जत करो। If you have any, इसको मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। कह रहा है कि अगर आपकी नज़र में आपसे कोई बड़ा या कोई आला है तो उसकी इज्जत करो। अब ये भी मजाक कर रहा है, वो ह्यूमर क्रिएट कर रहा है कि यानी अगर आपकी नज़र में कोई आपसे सुपीरियर है ही नहीं, आपसे कोई बड़ा आला वरफा है ही नहीं, तो कहता फिर उसकी इज्जत क्या करनी। ये भी मजाक कर रहा है वो। ये इसमें बड़ा मजा है। इफ़ यू हैव एनी, अगर आपकी नज़र में कोई आपसे सुपीरियर है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन अगर आप खुद ही फने खां हैं, सबसे बड़े सुपीरियर खुद हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी की इज्जत करनी चाहिए। ऑल्सो टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। कहता है कि अजनबी लोगों की भी इज्जत करो। एंड समटाइम्स टू अदर्स, और बाज़ औक़ात दूसरों की भी इज्जत करो। अब देखें ये समटाइम्स जो है इसमें भी ह्यूमर है कि यानी बाज़ औक़ात ही सिर्फ दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, तो ये रिस्पेक्ट तो हर टाइम ही करनी चाहिए। तो गोया ये उसने बड़ी ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट की है। समटाइम्स बाज़ दफ़ा इसमें भी ह्यूमर है। इफ़ यू हैव एनी इसमें भी ह्यूमर है। इफ़ अ पर्सन ऑफेंड यू, ऑफेंड का मतलब होता है नाराज़ करना। अगर कोई बंदा आपको नाराज़ कर देता है, एंड यू आर इन डाउट, और आप इस शक में मुब्तला हो जाते हैं, एज टू वेदर इट वाज इंटेंशनल और नॉट, कि उसने आपको जो नाराज़ किया है वो इरादी तौर पर किया है या गैर इरादी तौर पर किया है। इसमें आप तज़ब्ज़ब का शिकार हैं, यानी आपको समझ नहीं आ रही कि इरादी तौर पर किया है या गैर इरादी तौर पर किया है। इंटेंशनल का मतलब होता है इरादी तौर पर, विद इंटेंशन। डोंट रिजॉर्ट टू एक्सट्रीम मेजर्स। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है स्टार्ट, शुरू हो जाना। डोंट रिजॉर्ट टू एक्सट्रीम मेजर्स, कहता है कि इंतहा तक मत पहुँचें। एक्सट्रीम मेजर्स का मतलब होता है कोई इंतहाई कदम उठाना, कोई इंतहाई कदम मत उठाएं। सिंपली वॉच योर चांस, बस मौके की तलाश में रहें। एंड हिट हिम विद द ब्रिक, और जब मौका मिल जाए तो इसको ईंट उठाकर मारो। अब ये भी ह्यूमर है, यानी आपको पता ही नहीं है कि किसी ने आपको जानबूझ के नाराज़ किया है या गैर इरादी तौर पर नाराज़ किया है। कहता आराम से चुप करके ताक में बैठे रहें और अपने मौके का इंतज़ार करें, जब कभी नज़र आ जाए चला के इसको ईंट मारें। अब देखिए ना, अगर हम सिचुएशन देखें पॉलिटिक्स में, इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आर पॉलिटिशियन डू द सेम। व्हेन देयर टर्न कम्स दे ट्राई देयर बेस्ट टू कमिट ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रूएलिटीज ऑन देयर अपोनेंट्स। अपने अपोनेंट्स पे बड़ी क्रूएलिटीज शो करते हैं वो फिर चुप करके अपना चांस का इंतज़ार करते रहते हैं
और जब टर्न उनके पास आ जाती है देन दे आल्सो रिजोर्ट टू द सेम एक्सट्रीम मेजर, तो फिर वो भी गिन गिन के बदले लेते हैं। दैट विल बी सफिशिएंट, कहता है कि जो ईंट मार दोगे ना ये काफ़ी है, सफिशिएंट काफ़ी। इफ़ यू शैल फाइंड दैट ही हैड नॉट इंटेंडेड एनी ऑफेंस, लेकिन कहता है कि अगर आपको पता चल जाए ही हैड नॉट इंटेंडेड एनी ऑफेंस, कि वो जुर्म जो उसने किया या गुनाह जो उसने किया उसने अरादी तौर पर नहीं किया, हैड नॉट इंटेंडेड यानी उसकी ये राय नहीं थी। कम आउट फ्रैंकली, आराम से बड़े प्यार से उसका सामना करें, एंड कन्फेस योरसेल्फ, और अपने इस जुर्म का एतराफ़ कर लें। इन द रॉन्ग व्हेन यू स्ट्रक हिम, कि जब आप उसने उसको ईंट मारी तो उस वक्त आपकी गलती थी। अब देखें ना, ईंट भी मार ली है और कहता है ईंट मारने के बाद आपको पता चलता है ओहो यार ये तो इसकी गलती नहीं थी, ये जानबूझ के तो इसने नहीं किया। तो कहता है आराम से बाहर आ जाओ, उसके सामने जाओ, उसको कहो भाई मैंने आपको ईंट मारी है, मैंने आपका सर फोड़ा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं गलत था। एक्नॉलेज इट लाइक ए मैन, एक मर्द की तरह इसको मानो। एक्नॉलेज का मतलब होता है एतराफ़ करना। लाइक ए मैन, मर्द बन के इसका एतराफ़ करो कि मैं गलत था। एंड से यू डोंट मीन टू, और उसको कहो कि यार मेरा इरादा तो नहीं था आपको ईंट मारने का, बस ईंट लग गई आपको। यस ऑलवेज अवॉइड वायलेंस, कहता हाँ हमेशा तशद्दुद से इज्तनाब बरतो। अवॉइड वायलेंस, अवॉइड का मतलब होता है इज्तनाब करना, वायलेंस जुल्म तशद्दुद, कहता है हमेशा तशद्दुद से इज्तनाब करो। अब ये देखें ये ईंट मार दी है, तशद्दुद से इज्तनाब कर रहा है, तो ये और नहीं है। इन दिस एज ऑफ चैरिटी एंड काइंडलीनेस, कहता है ये हमारा दौर हमदर्दी का और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले दौर में कोशिश करो कि किसी के साथ तशद्दुद ना किया जाए। द टाइम हैज़ गॉन बाय फॉर सच थिंग्स, कहता है कि ऐसे मामलात कर गुजरने का वक्त जा चुका है। लीव dynamite to low and undefined, go to bed early, कहता कि इस किस्म की हरकत जो है ये घटिया किस्म के और गैर महजब लोगों के लिए छोड़ दें। गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाओ। गेट अप अर्ली, जल्दी उठ जाओ। दिस इज़ वाइज, ये मुनासिब है। मुनासिब क्या है कि गो टू बेड अर्ली, जल्दी सो जाओ। गेट अप अर्ली, जल्दी उठ जाओ। दिस इज़ वाइज, ये बेहतर है। आगे देखें क्या कहता है। सम अथॉरिटीज से गेट अप विद द सन, बाज हाकम कहते हैं कि जब सूरज तुलू हो तो फिर उठें। अथॉरिटीज से यहाँ क्या मुराद है? सम अथॉरिटीज, अथॉरिटीज में पेरेंट्स भी आ सकते हैं, सीनियर्स भी आ सकते हैं, जो आपको कहें कि जब सूरज तुलू हो तो फिर उठो। सम से गेट अप विद वन थिंग, कुछ लोग कहते हैं कि जब ये काम हो तो फिर उठो। अदर विद अनदर, कोई कहता है जब ये काम हो तो फिर उठो। बट ए लैक इज रियली द बेस्ट थिंग टू गेट अप विद, ये लैक एक चिड़िया का नाम है, ठीक है, और ये जब उठती है तो ये शोर बड़ा मचाती है। वो कहता है बट ए लैक इज रियली द बेस्ट थिंग टू गेट अप विद, बेहतर चीज़ ये है कि जब एक चिड़िया चीं चीं करना शुरू कर दे तो उसके शोर के साथ ही उठ जाओ। इट गिव्स यू अ स्प्लेंडेड रेपुटेशन, कहता है कि इससे आपकी शोहरत बढ़ेगी। स्प्लेंडेड शानदार, रेपुटेशन शोहरत, यानी कि बंदा बड़ी जल्दी उठता है। विद एवरीबॉडी टू नो दैट यू गेट अप विद द लैर्क, हर किसी को पता चल जाएगा कि जब चिड़ी चूं चूं करती है तो ये उठ जाता है। जैसे वो वारिस शाह ने बड़ी खूबसूरत बात कही है ना कि चिड़ी चूकदी नाल जां टुरे पांदी पईयां दुੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ नहीं, एक ना उठ के रिड़का पा देता है, एक लभदियां फिरन मधाणियां नहीं। बहुत खूबसूरत उसने एक्सप्लेन किया हो इसको वारिस शाह ने। एंड इफ यू गेट द राइट काइंड ऑफ लैर्क,
and work at him right, you can easily train him to get up at 9:30 every time. It's not trick at all. कहता है कि इफ़ यू गेट द राइट काइंड ऑफ लैर्क, लेकिन कहता है ये जो ट्यूं ट्यूं करने वाली चिड़ी है ना, ये अगर कोई सही चिड़ी आपको मिल जाए जो बड़ी वक्त की पाबंद हो, एंड वॉक एट हिम राइट, यू कैन ईजीली ट्रेन हिम टू गेट अप एट 9:30 एवरी टाइम, तो बड़ी आसानी के साथ हर दफ़ा आप 9:30 बजे उठ सकते हैं. इट इज़ नो ट्रिक एट ऑल, इसमें कोई धोखाबाजी नहीं है. नो एज टू द मैटर ऑफ लाइंग, अब कहता है मैं ज़रा झूठ के बारे में आपको कुछ मतलब कर दूं. लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना. यू वांट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट लाइंग, आपको चाहिए कि आप झूठ के बारे में बड़े होशियार और चालाक और बड़े मोहतात हों. केयरफुल अबाउट लाइंग यानी जब आप झूठ बोलते हैं तो बड़े मोहतात अंदाज में बोलना है. ये ना हो कि इसकी ट्रेनिंग ही आपके पास ना हो और आप पकड़े जाएं, जिस तरह हमारे सियासतदान बड़े प्यार से झूठ बोलते हैं. दे टेल अ लाई in a very tactful manner that you cannot even find out any fault with them at all. अब हमारे मुल्क में most of the politicians have looted and they have escorted their money away from this country to deposit it in foreign countries. But they have done this white collar crime in such a witty way that it is really upheaval task for the people to find out the real thing which can put this burden on their shoulder. But they don't leave behind any stain, any mark upon which you can know that they have taken away property of your country. अब उन्होंने लूटा ही आपके मुल्क को इस तरह से है कि पीछे उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं, कोई निशान तक नहीं छोड़ा है कि जिससे पता चल सके कि ये प्रॉपर्टी इधर से लेके गए हैं. मुल्क भी कंगाल हो गया, लेकिन किसी से पूछ के देख लो, नो बडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट हिज फॉल्ट एट ऑल. अब कोई मानने के लिए तैयार नहीं भाई, अगर किसी ने भी नहीं लूटा, ना इसको अशराफिया ने लूटा है, ना इसको पॉलिटिकल लीडर्स ने लूटा है, ना इसको किसी और शख्स ने लूटा है. भाई जब लूटा ही नहीं है इसको किसी ने भी, तो फिर ये मुल्क कंगाल कैसे हो गया? हाउ कम्स इट? तो वो कहता है कि जब झूठ बोलो तो बड़े मोहतात हो के बोलना है. यही चीज़ असल में वो सेटराइज कर रहा है. ये बहुत बड़ी स्टायर है. अदरवाइज, वरना यू आर नियरली श्योर टू गेट कॉट, वरना कहता है यकीनी तौर पर आप पकड़े जाएंगे. यानी ऐसे हिसाब से झूठ बोलो कि कोई पकड़ ना सके. वंस कॉट, अगर एक बार आप पकड़े गए, यू कैन नेवर अगेन बी इन द आईज टू द गुड एंड द प्योर. तो फिर दूसरे लोगों की नज़रों में फिर आप कभी भी अच्छे और कभी भी खारिज नहीं हो सकते. अब देखें ना, फिर लोग क्या करते हैं, जब लोगों को जब पता चल जाए ना, व्हाट यू वो बिफोर, जो आप पहले थे ना, फिर वो नहीं बन सकते. अब देखें ना, ये असल में शऊर की बात है. जब लोगों के अंदर कॉन्शियस आ जाए, व्हेन पीपल हैव एबिलिटी टू जज द पीपल फ्रॉम देयर एक्शंस, from their previous experiences, they surely come to a point when you can dodge them no more at all. वो कहते हैं ना कि आप किसी को, you can befool a person for once, for twice, but you cannot make anybody fool all the time. आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, किसी को 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते. तो लिहाजा वो कह रहा है कि झूठ सोच समझ के बोलना. ये ना हो कि झूठ बोल दो, फिर पकड़े जाओ, फिर चीखो कि एक कहे कि हमारा दादा बहुत ज़्यादा अमीर था और एक कहे कि वो तो बहुत ज़्यादा गरीब था. अब लोगों के अंदर इतनी सेंस तो है ना, द पीपल हैव अ लॉट ऑफ सेंस इन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड दे कैन वेल अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन ऑन द स्टेज इज टेलिंग अ लाई और वेदर ही इज सीरियस विद हिज पीपल. अब सूरत हाल चेंज हो चुकी है, लेकिन ये एक स्ट्रगल का नाम है. बड़ा टाइम लगता है लोगों को कॉन्शियसली किसी को जानने के लिए. मैनी ए यंग पर्सन हैज़ इंजर्ड हिमसेल्फ परमानेंटली थ्रू अ सिंगल क्लमजी एंड इल फिनिश्ड लाई. इसको मैनी ए पे गौर करें.
याद रखें, जब मैनी ए का मतलब था बहुत ज़्यादा, जब मैनी ए आ जाए तो उसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ये कभी नहीं भूलना। आप देखें, ये पर्सन नहीं लिखा हुआ, पर्सन लिखा हुआ है, मैनी ए पर्सन, ठीक है। उसके बाद आप वर्ब की तरफ आ जाएं तो ये देखें हैज लिखा हुआ है, तो गोया मैनी ए के बाद इसको भी हम ग्रामेटिकली जब लेक्चर एंड होगा तो इनको ग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको हल्का हल्का तारफ दिए जा रहा हूँ। मैनी ए का मतलब था बहुत ज़्यादा, उसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा, आप प्लूरल नहीं लगा सकते। मैनी ए पर्सन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नाउन सिंगुलर आएगा, उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर आएगा, देखें हैज लगा हुआ है। तो मैनी ए यंग पर्सन हैज इंजर्ड हिमसेल्फ परमानेंटली, कहता है बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर लोगों की नज़रों में गिरा लिया है। थ्रू ए सिंगल क्लमजी एंड इल फिनिश्ड लाई, किस तरह से उन्होंने जो झूठ बोला है वो बड़ा भद्दा था, क्लमजी का मतलब था भद्दा, एंड इल फिनिश्ड, और उन्होंने इसको संवारा नहीं है, इसकी पॉलिश नहीं की है, इस झूठ के बाल शाल काट के इसे ब्यूटीफाई नहीं किया। जब इल फिनिश्ड था लोगों को पता चल गया और लोग फिर चला उठे, उन्होंने कहा जनाब आप तो बहुत बड़े झूठे हैं। द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, कहता है कि ये इल फिनिश्ड लाई जो था जिसको संवारा नहीं गया, इसकी वजह ये है कि आपने बड़ी एहतियात नहीं बरती, केयरलेसनेस, आपने एहतियात नहीं बरती, उसका नतीजा ये है कि झूठ अच्छी तरह से पॉलिश नहीं हुआ, लोगों को पता चल गया, अब तुम्हारी खैर नहीं। द रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस बोर्न ऑफ इनकम्प्लीट ट्रेनिंग, कहता है कि ये केयरलेसनेस क्यों आती है, बोर्न ऑफ इनकम्प्लीट ट्रेनिंग, तुम्हारी किसी ने अच्छी तरह से ट्रेनिंग ही नहीं की हुई। झूठ बोलने की ट्रेनिंग की हुई हो और झूठ पकड़ा जाए, ये कैसे हो सकता है? ये सेटराइज कर रहा है। सम अथॉरिटीज होल्ड दैट यंग ऑट नॉट टू लाई एट ऑल। सम अथॉरिटीज, कहता है कि कुछ अजारादार किस्म के लोग होल्ड, ये राय रखते हैं, दैट द यंग ऑट नॉट टू लाई एट ऑल, के नौजवानों को तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इसके अंदर भी बहुत बड़ी ही उम्र है। कहता है कि सम अथॉरिटीज होल्ड दैट द यंग ऑट नॉट टू लाई एट ऑल, कि नौजवानों को मुकम्मल तौर पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बूढ़े झूठ बोल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, अमीर झूठ बोल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, गरीब झूठ बोल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, यानी सिर्फ नौजवान नस्ल को ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसके अंदर भी बहुत बड़ी स्टायर है, इसकी इस सारे पैराग्राफ में ह्यूमर है, स्टायर है, आयरनी है। बिगनिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ें और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमर को जानने की कोशिश करें। ये लेक्चर जब एंड हो जाएगा तो इसके एंड पे फिर हम ये ग्रामेटिकल पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।